जी के गोष्ठी। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला महान साम्राज्य। जब वो बिखरा ना तो उसने अपने पीछे सिर्फ खंडहर नहीं छोड़े बल्कि एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ दिया। और इसी खालीपन से जन्मी कई नई शक्तियां जिन्होंने भारत के इतिहास को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। तो ये कहानी है उन क्षेत्रीय राजवंशों की जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की राख पर अपनी किस्मत गढ़ी। ये सवाल ना सिर्फ मौर्यों के लिए नहीं है, ये हर बड़ी सल्तनत के पतन पर उठता है। मौर्यों के जाने के बाद जो सत्ता का शून्य पैदा हुआ वो बस एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये एक तरह का सांस्कृतिक मंथन था जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत की पहचान को एक नया आकार दिया। तो बात है करीब 187 ईसा पूर्व की। मौर्य साम्राज्य का सूरज कह सकते हैं कि डूब रहा था और ठीक उसी वक्त उत्तर भारत में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। इस नई शक्ति का नाम था शुंग राजवंश, जो इस बदलते हुए युग के पहले बड़े किरदारों में से एक थे। तो आज के इस सफर में हम कहां चलेंगे। हम देखेंगे कि साम्राज्य के बाद क्या हुआ, शुंग और कण्व वंश की कहानी जानेंगे। फिर चलेंगे दक्षिण में सातवाहनों के पास, कलिंग का जबरदस्त कमबैक देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस दौर ने हमारी संस्कृति को क्या दिया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महान अशोक के बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए वो उस विशाल साम्राज्य की बागडोर को ठीक से संभाल नहीं पाए। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़े पेड़ की शाखाएं कमजोर होकर टूटकर बिखर जाती हैं। ठीक वैसे ही मौर्य साम्राज्य के प्रांत एक एक करके आजाद होने लगे और भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। अब हम सीधे कहानी के केंद्र में चलते हैं, मगध, जो मौर्य शक्ति का दिल हुआ करता था। आइए देखते हैं कि मौर्यों के बाद इस सिंहासन पर आखिर किसने अधिकार जमाया। शुंग वंश की जो शुरुआत है ना, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग अपनी ही सेना के सामने आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर देता है। ये सिर्फ एक राजा का कत्ल नहीं था, ये एक पूरे युग के बदलने का ऐलान था। शुंगों ने 1 सदी से भी ज्यादा समय तक मगध पर राज किया। पुष्यमित्र ने इसकी नींव रखी और उनके वंशजों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। यहां तक कि उन्होंने उस समय की एक और बड़ी शक्ति यूनानियों के साथ भी डिप्लोमैटिक संबंध बनाए। शुंगों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक तरफ तो वो वैदिक परंपराओं को, यज्ञों को वापस ला रहे थे और दूसरी तरफ वही लोग सांची और भरोत जैसे बौद्ध स्तूपों को और भी शानदार और भी भव्य बना रहे थे। उन्होंने विदेशी हमलों से सीमाओं को भी बचाया और संस्कृत साहित्य को भी खूब बढ़ावा दिया। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। देखिए, जैसे शुंगों ने मौर्यों को हटाया था, ठीक वैसे ही कण्व वंश ने शुंगों को सत्ता से हटा दिया। वासुदेव कण्व ने आखिरी शुंग राजा की हत्या तो कर दी, लेकिन उनका आज बहुत लंबा नहीं चला। जल्द ही दक्षिण से एक नई शक्ति उभर रही थी। सातवाहनों ने उनका अंत कर दिया। तो चलिए अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, दक्कन के विशाल पठार पर। यहां सातवाहन राजवंश का उदय हो रहा था, जो न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य बना बल्कि आने वाली कई सदियों के लिए उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सांस्कृतिक पुल भी साबित हुआ। आप देख सकते हैं सातवाहनों का साम्राज्य दक्कन के कितने बड़े हिस्से में फैला हुआ था। उनकी ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी ना, ये किसी सोने की खान से कम नहीं थी। इसने उन्हें पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और संस्कृति का एक बहुत जरूरी केंद्र बना दिया। सातवाहनों ने लगभग 300 साल तक दक्कन पर शासन किया। ये एक बहुत लंबा समय था। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन दिया बल्कि एक ऐसी समृद्ध विरासत भी छोड़ी जिसने भारतीय कला, व्यापार और समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी। सातवाहनों की एक बहुत ही अनोखी बात थी, उनके राजा ना अपनी मां के नाम से पहचाने जाते थे। जैसे गौतमीपुत्र मतलब गौतमी का बेटा, कितना अलग है ना। और इसी वंश के सबसे महान शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्होंने न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराया बल्कि सातवाहन साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। सातवाहन सिर्फ जमीन के बादशाह नहीं थे, वो समंदर के भी सिकंदर थे। उनके सिक्कों पर ये जो जहाजों की तस्वीरें मिलती हैं ना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनका रोमन साम्राज्य के साथ कितना बड़ा समुद्री व्यापार था और यही व्यापार उनके साम्राज्य की समृद्धि का एक मुख्य जरिया था। संस्कृति के मामले में भी सातवाहनों ने एक अलग ही रास्ता चुना। उस समय दरबार की भाषा हुआ करती थी संस्कृत, लेकिन उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृत को संरक्षण दिया।
राजा हाल की गाथा सप्तशती जो प्राकृत कविताओं का एक संग्रह है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, अब अपनी कहानी का रुख मोड़ते हैं पूर्वी भारत की तरफ, कलिंग की धरती पर। यहाँ चेदी राजवंश के महान राजा खारवेल ने इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा जिसे आज भी याद किया जाता है। सम्राट अशोक ने जिस कलिंग को रौंदा था, उसके करीब 1 सदी बाद राजा खारवेल ने कलिंग के खोए हुए गौरव को वापस हासिल किया। भुवनेश्वर के पास जो हाथी गुम्फा शिलालेख है, वो उनकी जीत की पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी और कलिंग को फिर से एक महाशक्ति बना दिया। तो अब जब हमने मुख्य राजवंशों को देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे युग की सांस्कृतिक तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कला, धर्म और समाज में क्या बड़े बदलाव आ रहे थे। मौर्योत्तर काल में स्तूप बनाने के तरीके में जैसे एक क्रांति ही आ गई। जहां मौर्यों के समय में सीधी साधी ईंटों की संरचनाएं बनती थीं, अब उनकी जगह पत्थर के विशाल और भव्य स्तूपों ने ले ली थीं। इन पर खूबसूरत प्रवेश द्वार और इतनी बारीक नक्काशी वाली रेलिंग होती थीं जो उस दौर की कला के एक नए स्तर को दिखाती थीं। इस वास्तुशिल्प के विकास का सबसे शानदार उदाहरण है सांची का महान स्तूप। इसके चारों ओर जो विशाल और कलात्मक तोरण यानी प्रवेश द्वार दिखते हैं ना, उन्हें शुंगों के शासनकाल में ही जोड़ा गया था और ये आज भी उस युग की कलात्मकता की एक बेजोड़ मिसाल है। ये दौर असल में धार्मिक सहिष्णुता का था। एक तरफ शुंग वैदिक परंपराओं को फिर से जीवित कर रहे थे, तो वहीं सातवाहन बौद्ध और ब्राह्मण दोनों धर्मों का सम्मान करते थे। और पूरब में राजा खारवेल जैन धर्म के एक महान संरक्षक थे। ये दिखाता है कि उस दौर में अलग अलग विचार एक साथ फल फूल सकते थे। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हर राजवंश ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। शुंगों ने संस्कृत और कला को नई ऊंचाइयां दी, सातवाहनों ने व्यापार और प्राकृत साहित्य को बढ़ावा दिया और चेदी वंश ने कलिंग की शक्ति को फिर से स्थापित किया। अक्सर लोग इस दौर को एक अंधकार युग या डार्क एज कह देते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये हकीकत से कोसों दूर है। असल में ये एक बहुत ही डायनामिक, बहुत ही क्रिएटिव दौर था जिसने व्यापार, कला और साहित्य के जरिए भारत के अगले महान साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। ये दो महान युगों के बीच का एक बहुत ही जरूरी पुल था। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या राजनैतिक बिखराव हमेशा बुरा ही होता है, या फिर कभी-कभी इसी विखंडन से क्षेत्रीय कला, साहित्य और संस्कृति को अपनी पहचान बनाने का, फलने फूलने का एक सुनहरा मौका मिलता है। जीके गोष्ठी, एस्पिरेंट्स की पहली पसंद।